ये सारा खानदान ही कत्ल होता आ रहा है। इन्होंने तो किसी को कत्ल किया ही नहीं। पुलिस से वो हनीफा और बाबा मरवा लिए, तो वो उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक करवाना इस बच्चे के ऊपर, मासूम बच्चे के ऊपर, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारे बच्चे भी बच्चे हैं। मैं बताता हूँ ना, एहसन शाह ने जो है ना, इसने 5 करोड़ रुपए लेना था, इसने जाकर तीफी बाड़ को मैंने इमाम बारगा या इमाम बाड़ा बनाना है, मुझे मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी ज़िंदगी में ये बनाऊँ। अब 5 करोड़ रुपए उससे लेने के लिए जा रहा है, कुछ चीज़ उसको दिखाएगा तो मसा खाएगा। ये अगर वो 5 करोड़ बलात से भी लेता नहीं, वो उसका कभी नहीं देने थे। क्यों देने थे? साला लगता था उसका। एहसन शाह क्या बला था, और ये कंगला था जमाने का सबसे बड़ा। इसके बाप दादा परदादा सब फ्रॉडी है। इस बंदे ने पुलिस कस्टडी से भाग जाना है, जितना इसको मौत का खौफ है। अब आपको क्या लगता है कि अमीर बलाच का कत्ल एक बार फिर से लाहौर में गैंग वॉर या जो पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है वो फिर से अरूज पे पहुंचेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूप। ये नाज़रीन, आज ने आपने देख लिया होगा कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चौधरी शाहिद साहब इनका नाम है और आप सब जानते हैं, इनका तारुफ मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि चंद दिन पहले टीपू ट्रक्का वाला का बेटा अमीर बलाच, उनको कत्ल किया गया है। एक शादी की तकरीब थी जिसमें वो गए थे और वहाँ से जब वो निकल रहे थे तो एक शख्स ने सेल्फी लेने के बहाने उन पे अटैक किया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे वो जानवर ना हो सके और जान की बाजी हार गए। उसके बाद इस केस को पुलिस ने देखा और मुख्तलिफ जो कड़ियां थी वो सामने आई हैं, उनको जोड़ा गया तो मुख्तलिफ किस्म के जो इंकशाफात है वो हुए हैं। मीडिया पे तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के थंबनेल्स बना के बात को एक नया रुख दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले पे जो सबसे गहरी नजर रखे हुए हैं वो चौधरी शाहिद साहब है। जो इनके जो जराए हैं, इनकी जो बातें हैं वो आपको यकीनन एक मुस्तनद तरीन खबर से आशना करेंगी। तो आज इसी हवाले से ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम भैया। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कोई इशू नहीं। अच्छा सर, बात का आगाज ही हम यहाँ से करते हैं कि इन दो फैमिलीज की दुश्मनी हुई है, ठीक है, ट्रक्का वाला की और गोगी भट्ट की। आखिर कोई ना कोई वजह थी, कहीं से किसी बात का आगाज होता है। आप क्या समझते हैं ज्यादा कसूरवार कौन है इस दुश्मनी में? इस दुश्मनी में जो है ना, दोनों घर कसूरवार हैं। अच्छा जी। वजह ये थी कि पहली जो लड़ाई थी ना इसके बाप की, वो जलाई थी आग पुलिस अफसरान ने। ठीक है। पुलिस वालों ने ये देखा कि ये एक लड़ाई इनकी हुई थी, अगर ये लड़ाई खत्म हो गई ना, बल्कि वो हो भी गई, सुलह हो गई थी। पुलिस वालों ने बुझी हुई आग को जलाने के लिए जो है ना चिंगारी दोबारा फेंकी, वो लावे की शक्ल इख्तियार कर गई, सारा खानदान इन्होंने कत्ल करवा दिया। पुलिस की लड़ाई की बात है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, वो हो गया। अब उसके बाद ये जो लड़ाई थी टीपू की और भट्टों की, इस लड़ाई को लगाया है प्रॉपर्टी डीलरों ने। वो किस तरह? एक मकान है वो गली में बिक रहा है, इन्होंने पहले जाके प्रॉपर्टी डीलरों ने गोगी भट्ट को कहा, बढ़ जी 30 पैसे लब रहा सौदा लै दी तुम। तीफी भट्ट ने उनको कहा ठीक है यार लै दो। उससे बात करके डन करके ना अपना प्रॉफिट बढ़ाने की नीयत से ये टीपू के पास चले गए। उसको जाके स्टार्ट ही कहाँ से लिया है, बोलो जी सौदा 35 पैसे लब रहा है, उन्हें कहा लै दो। इन्होंने 5 पैसे का फ़ायदा देकर वो सौदा उसको दिला दिया है। अब वो पैसे दे के बंदे लेके जगह का कब्जा लेने के लिए आता है, तो भट्टों ने नज़र लगाई थी कि ये सौदा हमें मिलना है। बंदे रखे हुए देखिए, रेट शेट चेक करो, बंदे राउंड लगाते थे वहाँ पे, चेक करो इसका गाहक शाक देखो, इसका रेट देखो क्या है। तो बंदे कहते हैं वहाँ पे कोई टीपू के बंदे आ गए, हालांकि सौदा तो उसके साथ होगा, उसका हक था। यहाँ से वो मजम्मत करते हैं कि चले जाओ हक साड़ी, यानी यहाँ से प्रॉपर्टी डीलरों की ये लगाई हुई आग थी, जिन्होंने इसको चुदराहट में कन्वर्ट कर दिया और आगे ये शहर में कत्ल वगैरह शुरू हो गए। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस मामले में कभी कुछ सुलह सफाई की कोशिश की गई? क्योंकि मैं देखता हूँ ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात है, अमूमन इस बात पे क्लैश हो जाया करते हैं। तो हालांकि अभी आपने कोई एक दूसरे के बंदे नहीं मारे, तो ये नहज आने से पहले क्या ऐसे कोई मामला हुए थे कि आप सुलह की तरफ गए थे? इसमें जो है ना मामला पहले तो हुए थे, यानी टीपू का कत्ल होने से पहले वो एक दफ़ा सुलह की ट्राई हुई थी इसके बाप के कत्ल में, कि तीफी भट्ट ने इनको न्याय देने की कोशिश की थी कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब टीपू कत्ल हो जाता ना, टीपू के ऊपर हमला हो गया, उसके बाद सुना कि बलाज के साथ इसका डायलॉग हुआ तीफी भट्ट के। उसने फ़ोन करके उसको कहा, भतीजे तू मेरे घर की कराया, 2 तरफ फायरिंग भी हो गई। और वो फायरिंग जिस दिन हुई उससे तीफी भट्ट के पोतरे की शादी वो थी, वो साल बर्थडे का फंक्शन था। अब उस बर्थडे वाले फंक्शन वाले दिन फायरिंग क्यों की गई? एक मैसेज दिया गया कि उनको हम पैगाम दें, क्योंकि अमूमन लोग बच्चों को दुआएं देते हैं लंबी उम्र की, सालगिरह का दिन था। तो तीफी भट्ट ने जब उसको फ़ोन किया ना की करवाई, तो बलाज ने वहाँ पे फायरिंग के बाद डायलॉग सख्त बोल दिए। वो डायलॉग और फ़र्क शहबाज बड़ाइच का इंटरव्यू, इसमें 6 साल का गैप था। हो सकता है जब उसने फ़र्क शहबाज बड़ाइच को इंटरव्यू दिया हो
उस वक्त उसने अपना किबला दुरुस्त कर रही हो। ये हो सकता है ना, एक लम्हे में बंदा चेंज कर कहा लेता। गया था कि उसका तो दुश्मनी का मूड नहीं है। वो खुद कह रहा था मेरा दुश्मनी का मूड नहीं है, लेकिन पहले से फायरिंग करवा ली और अब तीफी बट से सख्त डायलॉग हो गए। वो उन्होंने इसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, प्लान शुरू कर दिया, मनसूबा बना लिया, जो भी आप कह रहे हैं। उसके बाद जो 6 साल बाद ये इंटरव्यू देता है ना, तो इसके उस इंटरव्यू को लोगों ने देखा पूरी दुनिया में, और यही वो इंटरव्यू है जो इसकी पूरी शोहरत को जो है ना उफ़क़ की बुलंदियों तक ले गया। लोगों ने उसकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज देख ली, उसके सवाल जवाब देख लिए, लोगों को ये पता लग गया कि यार ये बंदा जो कह रहा है अमन चाहता हूँ, ये वाकई अमन चाहता है। और उसका ये मैसेज जो है ना दुनिया में वायरल हो गया, जिसकी वजह से इसकी वीडियो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस तरह कोई दुनिया में वायरल नहीं हुआ जिस तरह बलाज टीपू हो गया। नहीं तो आपके फिर कहने का मतलब ये है कि वो अमन चाहता था, ये बात उसे सिर्फ मीडिया में की, लेकिन उससे पहले फायरिंग वाला वाकया भी हो चुका। वो 6 साल का गैप था ना भैया, 6 साल में बंदा कुछ भी अपना किबला दुरुस्त कर सकता है। हो सकता है वो अब इसका ज़हन ऐसा ना हो, मुखालफों को हमला नहीं करना चाहिए था। उसको देखते आया वो फायरिंग एक हो गई, डायलॉग हो गई, यार हो गए। उस वक्त वो अपने बाप की कुर्सी पे आके बैठा है, इतना बड़ा सेटअप है, ट्रकों के अड्डों के पैसे हैं, दुकानों के पैसे हैं, किराए हैं। उसने सेटअप को देखने के लिए हल्की सी फायरिंग कर दी। चलो हवाई फायरिंग ही किया ना, 5000 खौल अगर मिल गया है, कोई इशू नहीं था, हो जाता है। उसने धमकी दी, वो भी हो जाता है, कोई हमला तो नहीं किया। ये सारा खानदानी कत्ल होता आ रहा है, इन्होंने तो किसी को कत्ल किया ही नहीं। पुलिस से वो हनीफार बाबा मरवा लिए, तो वो उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक करवाना इस बच्चे के ऊपर, मासूम बच्चे के ऊपर। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारे बच्चे भी बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों पर अगर कोई अटैक करा तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। हम किसको, हमारे पास तो कोई दुनिया की ऑप्शन नहीं रहेगी जिंदा रहने की, किसी का बच्चा ही आप मार देते हैं। तो ये तीफी बट ने जो किया ना, ये गलत किया है। अब जो है एहसन शाह, उसने खुल कर स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो किया तीफी बट के कहने पे किया, तो तीफी बट मुजरिम है कौन। देखिए सर, अभी जैसे कि आपने जिक्र किया, अक्सर आपकी वीडियोस में आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो एहसन शाह उसने एक इसकी कॉल रिकॉर्डिंग जाके सुनाई है तीफी बट को, ठीक है। और अभी आप कह रहे हैं कि वो पुरअमन बंदा था, उसको कोई दुश्मनी का मूड नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग का क्या सीन है? मैं बताता हूँ ना, एहसन शाह ने जो है ना, इसने 5 करोड़ रुपए लेना था, इसने जाकर तीफी बट को मैंने इमाम बारगा या इमाम बाड़ा बनाना है, मुझे मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी ज़िंदगी में ये बनाऊँ। अब 5 करोड़ रुपए उससे लेने के लिए जा रहा है, कुछ चीज़ उसको दिखाएगा तो मसा खाएगा। इसलिए बालाज की कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग सुनाई गई जिसमें वो तीफी बट के खिलाफ कुछ कह रहा है। वो सुनने के बाद तीफी बट मुतमिन हो गया, ये डील हो गई। नहीं तो आप समझते नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं बलाज की भी गलती है कि एक दुश्मनी जो एक थोड़ी ठंडी पड़ चुकी है, मामला गुजर चुके हैं, उसको दोबारा से गर्म किया जा रहा है? यार बाद मेरे डेरे पे भी ऐसे होता है, मेरी भी कई दोस्तों के साथ सुलह हो चुकी है, मुन्ना कुरैशी मेरा भाई बन चुका हुआ है। मैंने तो खैर कभी इस तरह की बात नहीं की, लेकिन बाज़ किसी दूसरे बंदे के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है। आपका कोई दुश्मन, कुछ जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई शरीका बरादरी आपको कहता है तू की करना है, तो बंदा कैसे कहता है मैंने तो नस्लें मुका देना। अब इसका मतलब ये था मैंने नस्लें मुका दी। घर बैठ के बंदा बढ़ के तो मार सकता है ना, इमोशनल हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्डिंग जो है ना, इसकी मौत का मुजरिम बन गई बलाज। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि एहसन शाह बड़ा करीबी दोस्त था बलाज को, फिर सुनने में यह है कि उसके सारे खर्चे बलाज अफोर्ड करता था, घर के, गाड़ी के, उसके बावजूद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो 5 करोड़ बलाज से भी लेता नहीं, वो उसने कभी नहीं देने थे। क्यों देने थे? साला लगता था उसका। 5 करोड़ तो आप ऐसे मीडिया वाले कह देते हैं। नहीं, मुझे कैसे करीबी दोस्ती बताई जाती है। अगर एक दोस्त आप मेरी बात तो सुने, और भैया मेरी बात तो सुन ले, मुझे कोई एक मिसाल देना कि किसी लैंडलॉर्ड आदमी ने अपने साथ प्यार एक किसी बंदे की एक मिसाल दे दें, और 5 करोड़ रुपए वो साला लगता था उसका, एहसन शाह को दे देता। उसने 10 लाख रुपया कुछ दिन पहले उससे लिया है और उसने उसको दिया है, ये उसको 200 रुपये तस्दीक किया है। 5 करोड़ मीडिया वाले मुझे कहीं उन्होंने कहा चोई साहब देखें बड़ी ज्यादती है ये जो है ना, हालांकि मुझे यहाँ पे चाहिए मैं आगे से खुश करने के लिए कह दूँ कि बलाज उसको 5 करोड़ दे, ओ भाई फांसी दे देता वो उसको। 5 करोड़ रुपया मजाक है कि मांगता एहसन शाह, साला लगता था उसको दे दे। कभी भी नहीं ऐसे होता था। ये था 10 लाख लिया, 2 लाख और ले लेता, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं थी। आप उसको उठाई जा रहे हैं, आप कहेंगे 5 करोड़ मांग रहे हैं, मैं कहूँ हाँ जी उसने दे देना था, तो लोगों ने कहना पता नहीं एहसन शाह क्या बला था, और ये कंगला था ज़माने का सबसे बड़ा। इसके बाप दादा परदादा सब फ्रॉडी है। मेरा प्रोग्राम खोले रात को जो मैंने अपलोड किया है, उसके अंदर इतनी लंबी लिस्ट है मैं बता ही नहीं सकता था। मैंने वो चला दिया, लिख के चला दिया कि लोग आराम से पढ़ते रहे। इतना लंबा तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने कहाँ कहाँ ये फ्रॉड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने जो है अपने प्रॉपर्टी के दफ्तर खोले हैं, पाकिस्तान के किन शहरों में, किस किस थानों में मुकदमा दर्ज हैं, और जो आई विटनेस हैं जिनके साथ अरबों करोड़ों का फ्रॉड होगा, उनकी ऑडियो भी बीच में लगाई है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे ज़राए ला के देते हैं, जो अलादीन का चिराग रख के मैं इकट्ठे करता हूँ। तो ये सारी खबरें बड़ी परफेक्ट होती हैं। कोई किसी को इतने पैसे नहीं देता है। ये इसको इसने 5 करोड़ रुपया तीफी बट से जो लेना था ना, वो ही इसकी बहुत बड़ी इसके लिए जागीर और प्रॉपर्टी थी।
और इसने मेरी नज़र में सही प्लान किया मुनाफिकों वाला। मुनाफिक हमेशा ऐसे ही प्लान करता है, लेकिन खुदा ने सजा दे दी। सर ये 2-3 दिन पहले एहसन शाह के वकील का बयान है कि आप देखेंगे कि चंद थोड़े से अरसे बाद जो एहसन शाह ये इंशाल्लाह बाजियाब होकर आएगा, बाइज्जत बरी होकर आएगा। वो बिल्कुल इसको सिर्फ एक इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरी नहीं होगा। बरी तो ट्रायल के बाद में जाके होता है ना। बंदी जमानत इसकी हो जाएगी, जमानत महीने 15 दिन 2 महीने के बाद हो जाएगी। जो मर्जी कर ले पुलिस, जितना मर्जी इसको फिट कर ले, वो रिहा हो जाएगा। कोर्ट इसको बेल दे देगा। कोर्ट जो है ना, अदालतें हमारी अंधा कानून है। यहाँ पर ताकतवर के लिए पलड़ा हो रहा है, कानून हो रहा है, गरीब के लिए और है। तो वो एहसन शाह जैसे लोग हैं जिनके पीछे जो हैंडलर हैं, वो यहाँ तक लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉलिंग है। उन्होंने कहा चोई साहब पुलिस को आप अलर्ट कर दें, इस लड़के को मौत नजर आ रही है कि अब मेरे लिए जलालत है, ये लड़का भागेगा। और मैंने पुलिस को और अदारों को फोन ये बता दिया मैंने, और आप सब के चैनल के तवज्जो से, कि इस लड़के पर कड़ी निगरानी रखें। जब इसको पेश किया जाए ना, मोबाइल की ज़रा ज़्यादा गाड़ियाँ रख लें और चौको चौबन जो दस्ते हैं ना पुलिस को, वो इसके साथ भेजें। इस बंदे ने पुलिस कस्टडी से भाग जाना है, जितना इसको मौत का खौफ है। फिर आप लोगों ने कहना शाहिद चौधरी साहब ने प्रेडिक्शन कर दी। नहीं, इसका मतलब है कि इसका एनकाउंटर भी हो सकता है मौके पे, अगर ये भागने की कोशिश करेगा। इनकाउंटर आज तक जो भी पुलिस से भागा, पुलिस ने उससे लड़ाई नहीं की। कई मारे जाते हैं, कई दफा पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं। ये को पहला वाक़या है, ये को मामे काबा का बेटा जिसको आप इतना इशू के साथ बढ़ा कर रहे हैं, अगर वो उसके साथी छुड़ाने आते हैं तो पुलिस वाले इसको भेज दें साथ। मैंने तो पहले अदारों को कहा कि मुसल्ला हो गए, कलाशन को बुरदार लोग भेजिएगा, चैम्बरों में गोलियां रखिएगा। इस बंदे ने अपने नेटवर्क, देखना कितना बड़ा उसने नेटवर्क बिछाया हुआ था, कितनी बातें, कितने कातिल बीच में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को ना कई लोग पीछे होते हैं, शायद बैरून मुल्क से भी कुव्वतें इसके पीछे हों। इस बंदे ने भागने की कोशिश करनी है। ये मेरे मैसेजेस और जराए बताते हैं। बैरून मुल्क से कुव्वतें, सर ये मामला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो बैरून मुल्क की जो कुव्वतें हैं उनको क्या जरूरत पेश है पहले भी यहाँ से जाकर बैरून मुल्क से लोग हैंडल कर रहे हैं ना सारे काम को। पाकिस्तान में जो है ना, लाहौर शहर की जितनी भी बदमाशी हो रही है, इसके ज्यादातर हैंडलर ही बैरून मुल्क हैं। ये बात आज याद रखिएगा। हमारे अदारों को भी पता है, इन्होंने लिस्टें बनाकर उन मुल्कों को दी, उन मुल्कों ने ठेंगा निकाल के दे दिया। वो कहते हैं हमने देने नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो इंसाफ है ना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ह्यूमन राइट्स ने फांसी क्यों रोक दी है? वो कहते हैं यहाँ पे फंदा जिसके गले में फिट आता है उसको लटका देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से वो बाहर के मुल्क जो है ना, इनको बंदा नहीं देते हैं। अब ये कह रहे हैं टीफी बट के रेड वारंट मैं देखूंगा जब उसे ले आएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं लगता कि सिर्फ जो एहसन शाह का केस है उसको ज़्यादा हाइप दी जा रही है, जो मेन हैंडलर्स हैं या अंदर जो कुछ काली भेड़े और हैं उनको छुपाने के लिए? कैसे छुपाएं? अभी मंदिर पे कौन आया? एहसन शाह। तो रिपोर्टिंग किस पे शुरू कर दे? गोगी भट्ट पे। रिपोर्ट किसको कर रहे? तीफी भट्ट को। कोई सामने आए, कोई बात आगे चले, तीफी भट्ट आए, उसको पुलिस वाले पकड़े, हवाला में बंद करें, तफ्तीश करें, तो फिर उस पर डिस्कस शुरू हो जाएगी। अभी तो जो हैंडलर जो आया है, ये एहसन शाह जो सहूलतकार है, जो बाहर से बैठ कर सारी कार्रवाई कर रहा था, जो सामने आया हुआ है, उसी की बातें होंगी ना। तो उसी की बातें ये नहीं पता लगा कि एहसन शाह का पीछे राब्ता किससे? एहसन शाह को ये कैसे हो सकता है भाई? वो सारी पुलिस ने भी कह दिया, तीफी भट्ट ने सारा उससे करवाया। मैं भी अपने प्रोग्राम में यही कह रहा हूँ कि एहसन शाह ने तीफी भट्ट का नाम ले लिया कि मैंने उसके साथ मुशावरत करके ही सब कुछ किया। तो पीछे तो बात रही क्यों नहीं गई? तो मोहसिन नकवी साहब ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर इनका नाम निकलता है कि इंटरपोल के जरिए इनको वापस लाया जाएगा। आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब हो सकेंगे? और भैया 1% भी कामयाब नहीं होंगे। तो ये रियासत की नाकामी है या वो शख्स ज्यादा ताकतवर है रियासत? वो जो दूसरे मुल्क है ना, पाकिस्तान को कभी भी बंदा नहीं देते। मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कौन ताकतवर है तो कौन नहीं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह एम्बेसियों से जाकर पूछें। आपके जराए बड़े ज्यादा थे। मैं तो यही कह रहा हूँ, खबर भी बड़ी मुस्तनद होती है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एम्बेसियां ट्रस्ट नहीं करती। वो कहते हैं बंदा ले जाकर मार दो, शायद इसलिए वो नहीं देती। मेरा जो अंदाजा है, पता नहीं इसमें क्या है, ये पढ़े लिखे लोगों के जवाब है, मेरे देने वाले जवाब नहीं है। तो सर अब आपको क्या लगता है कि मीर बलाच का कत्ल एक बार फिर से लाहौर में गैंग वॉर या जो पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है वो फिर से अरूज पे पहुंचेगा? कौन कैसे अरूज पे पहुंचेगा? आप लोग सवाल तो कर देते हैं ना कि जी हम मेरे को सजाने के लिए। इसका जवाब देखे बात हो रही है, नारकी वाली बात है। मैं यहाँ पे कहूँ गैंग वॉर होगी तो मकतूल जो है उसके घर वाले जो इस वक्त गम में मुब्तला हैं उनको इंतशार देने वाली बात है कि मैं उनको इमोशनल कर रहा हूँ कि गैंग वॉर करो। ये गलत जवाब है, ये सवाल ही आपने किया करे। ऐसे जवाब से जो है ना अनारकी फैलती है, इंतशार फैलने का खतरा है। इसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इन्हों के दिल च रहम पा, इन्होंने इंसाफ मुहैया कर ताकि जंग खत्म हो। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये चौधरी शाहिद साहब थे, इनकी जो बातचीत है वो आप इस हवाले से सुनी है। बहरहाल इस केस पे अभी बहुत से नित नए पहलू हैं जो सामने आने हैं। पुलिस भी इस हवाले पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। एहसन शाह भी मजीद किन किन का नाम लेगा ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। ये केस जैसे जैसे नया रुख इख्तियार करेगा, इंशाल्लाह इससे जुड़ी जो अपडेट होगी वो हम आपके सामने लाएंगे।
तब तक अपने मेजबान सैयद हमजा अब्बास को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।